भृगु नंदी नाड़ी। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें हम ये बोलते हैं कि जब भी किसी घर में 2 या 2 से ज्यादा अधिक ग्रह कंजंक्शन में बैठ जाते हैं तो ये कुंडली का वो हिस्सा होता है जो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है मुझे रीड करो। बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत विशाल वृक्ष है और उस वृक्ष की जो शाखाएं हैं उसमें से एक शाखा भृगु नंदी नाड़ी है। अगर बीएनएन में हम प्रेडिक्शन करें तो सबसे जरूरी चीज क्या होती है? देखिए, वैसे तो बहुत से पर्सपेक्टिव होते हैं, कंजंक्शन होता है, डिग्री होती है, एक हाउस होता है, एक राशि होती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर प्रेडिक्शन करेंगे तो बहुत एक्सीलेंट जाती है। ज्योतिष में विश्वास रखना है तो बस इतना कि जो हम ये बोलते हैं ना कि काश मैंने काम ना किया होता तो आज मैं यहाँ होता, बस ज्योतिष इस काश को खत्म करने में आपकी मदद कर सकती है, एक सही डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकती है। वेलकम टू आवर चैनल पिक्सोल ऑकल्ट टॉक्स, जहां हर बार हम ऑकल्ट एक्सपर्ट्स के साथ ऑकल्ट साइंस को समझते हैं। आज इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मिस्टर संस्कार अग्रवाल, जो हमें आज ऑकल्ट साइंस के कॉन्सेप्ट्स को समझाएंगे। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऑकल्ट की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। हेलो सर। हेलो जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी। तो सर, आपने जैसे एस्ट्रोलॉजी करी है, बीएनएन करा है, केपी, वैदिक, बहुत सारी मोडेलिटीज़ में आपने काम किया है। हम तो ये सब कुछ जानते हैं और कहीं ना कहीं आपके चैनल पे भी आपको काफ़ी ऑडियंस पहचानती है, लेकिन आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं आपको फर्स्ट टाइम देख रही है। तो सर, जस्ट फॉर हमारी ऑडियंस आप तक कनेक्टिविटी बना पाए, आपको समझ पाए कि आप क्या करते हैं, किस तरीके से आप इस फील्ड में आए, तो हमारी ऑडियंस के लिए एक ब्रीफ इंट्रो। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बोला, नाम मिस्टर संस्कार अग्रवाल, एज वेल एज मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 13 साल से हूँ। दरअसल क्या है ना, मेरी जो जर्नी शुरू हुई थी ना, बचपन में मुझे जादू का बड़ा शौक था, मैजिशियन। आई वॉन्ट टू बी अ मैजिशियन एंड मैं बड़ी सारी चीज़ें करता रहता था। और मेरे को स्कूल में ना जनरली जो मेरे टीचर्स थे वो बोलते थे पढ़ता लिखता तो है नहीं, ये जादूगर ही बनेगा। तो मैं बड़ा प्रसिद्ध था छोटे जादूगर के नाम से। पर एक दिन क्या हुआ ना कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था, तो मेरे पेरेंट्स जो है मुझे एक एस्ट्रोलॉजर के पास लेके गए। उसने कुछ ऐसी चीज़ें प्रेडिक्ट करी, कुछ ऐसे फ्रेंड्स के इनिशियल लेटर्स बताए कि इसकी वजह से ना पढ़ नहीं पा रहा है। और दैट्स सो ट्रू, क्योंकि वो लोगों के साथ में बहुत ज़्यादा खेलने कूदने में इन्वॉल्व रहता था। और उस मेरे कुछ दोस्त ऐसे थे बचपन में, तो आई वॉज टोटली शॉक्ड। मतलब मुझे लगा यार ये भी एक कोई जादू है। अच्छा, ये तो ऐसा जादू है यार, मैं बाकी सब जगह तो कोई टेक्निक कोई ट्रिक्स कर रहा होता हूँ, बट ये तो रियल मैजिक हो गया मेरे साथ। तो यार ये तो सीखना पड़ेगा। सेकेंडली, मेरी सिस्टर इस फील्ड से बिलोंग करती हैं, शी इज़ इनटू दिस फील्ड, लास्ट 24 ईयर्स से हैं वो। तो वो भी हमेशा बोलती थी कि भाई एस्ट्रोलॉजी में आना है तेरे को, तू देख लियो तेरी डेस्टिनी है। जब मैंने चीज़ सुनी उनसे और जब मैंने देखी तो मैं बहुत उत्साह के साथ ना उनसे पूछा, यार ये है क्या चीज़, मुझे ये सीखना है। तो उन्होंने मुझे 2-3 बुक्स सजेस्ट करी। उसके बाद उन्होंने बोला है बहुत हार्ड होता है, बहुत मुश्किल होता है, इसे नहीं सीखा जा सकता, इसे सीखने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मल्टीपल। उन्होंने एक पूरी सूची बना दी। अच्छा। अब मैं गया अपनी सिस्टर के पास, मैंने बोला कि मुझे सीखना है। मैंने कहा इतना सब कुछ करना पड़ता है तो कैसे करूँगा? तो उन्होंने बोला कुछ नहीं करना, बस ये एक पर्टिकुलर बुक, उन्होंने अपने कुछ नोट्स बने थे वो उठा के दिए, कुछ बुक्स उठा के दी उन्होंने। और जब मैं उनको पढ़ता था तो मुझे ये हर बार पढ़ने में मुझे ये पता चलता था, एस्ट्रोलॉजी इज नॉट अ सिंपल साइंस। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी इज समथिंग जिसे हम साइंस बोलते हैं ना, आज की भाषा में इट इज़ अ मॉडर्न साइंस। अच्छा। और जब उसको समझने लगा, फिर मैं अपनी सिस्टर को जाके बोलता था कि दीदी ये ऐसा होता है, ये ऐसा इसलिए तो नहीं है। तो उन्हें भी बड़ा मज़ा आता था मेरी बातों को सुनने में कि हाँ इतना साइंटिफिकल भी हो सकता है, ये कभी मैंने नहीं सोचा था। एस्ट्रोलॉजी को अगर सही तरीके से जानेंगे ना तो आप पाएंगे कि ये एक बहुत ही कमाल का साइंटिफिकल एक पूरे बोलेंगे जर्नी है। तो मेरी भी जर्नी कुछ ऐसे ही शुरू हुई थी और धीरे धीरे मैंने इस जर्नी को शुरू किया। सबसे पहले मेरे जो फ्रेंड्स थे उनके साथ मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैं अपने फ्रेंड्स को जब भी कोई नई चीज़ बताता था वो इतने खुश हो जाते थे और मेरे चेहरे पे एक बहुत लंबी स्माइल आ जाती थी, हाँ भाई ये जादू मैं कर पा रहा हूँ। बट फिर पता चला कि जब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी, जब इस चीज़ को मैंने और डिटेल्ड में समझा, जब मैं किसी को काउंसलिंग करता था तो मुझे मज़ा आने लगा। फिर मुझे ये तो पता चल गया था कि अब कुछ नहीं, यही चीज़ है जो मुझे करनी है थ्रू आउट ऑफ लाइफ। ओके। तो सर, एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर लोग काम करते हैं। तो आपने किन मोडेलिटीज़ के ऊपर काम किया है? देखिए, सबसे पहले तो शुरुआत सबकी ही वैदिक से होती है। अच्छा। मैंने कुछ वैदिक के बारे में पढ़ा, बट ऑल ऑफ द सडन मेरा इंटरेस्ट केपी एस्ट्रोलॉजी की तरफ चला गया। ओके। कृष्णमूर्ति पद्धति ओके। बहुत एक्यूरेट, बहुत रिलायबल, बहुत इजी टू डू। और
टेक्निक्स ऐसी कि जो 25-30 साल पुराने एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर हैं उन पे भारी। अच्छा। तो मैंने खुद की अपनी कुछ टेक्निक्स बनाई, मैंने खुद के अपने कुछ चीज़ें डिज़ाइन की, एंड मेरी केपी एस्ट्रोलॉजी में पूरी जर्नी रही। ड्यूरिंग दिस जर्नी कुछ लगता था देयर इज समथिंग इज मिसिंग। ओके। और जो वो मिसिंग पार्ट था ना, स्पेशली कंजंक्शंस हुए, दृष्टियाँ हुई। अच्छा, केपी एस्ट्रोलॉजी में कंजंक्शंस कंसिडर करते हैं बट उनके अलग तरीके से कंसिडरेशंस होते हैं। ओके। फिर धीरे धीरे मुझे बीएनएन के बारे में पता चला ओके। कि बीएनएन में प्रेडिक्शंस कैसे होती हैं। लगभग लास्ट 4 to 5 years, जब लॉकडाउन का समय चल रहा था, जब करने को कुछ था नहीं, उस समय पर स्पेशली मैं बीएनएन से इंट्रोड्यूस हुआ। मैंने बीएनएन करना शुरू किया, जानना शुरू किया, और फिर उसके बाद जो एक श्योरिटी होती है या एक प्रेडिक्शन वाला पार्ट होता है ना, वो इम्प्रूव और इन्हेंस होता चला गया। अच्छा। ऐसा नहीं कि केपी में किसी चीज़ की कमी थी। केपी अपने आप में सक्षम है हर चीज़ के लिए, बट बीएनएन और ज़्यादा इजी हो गया, और ज़्यादा इजी टू प्रिडिक्ट हो गया लोगों को। तो ये कुछ जर्नी थी इसकी। ओके। तो सर, जैसे अभी आपने बीएनएन का नाम लिया और आप बोल रहे हो कि काफ़ी इजी इसमें प्रिडिक्शन होती हैं, तो सर मैं चाहती हूँ कि आज का ये जो एपिसोड है हम बीएनएन के ऊपर रखते हैं कि हमारी ऑडियंस भी बीएनएन के बारे में जाने, किस तरीके से किया जाता है बीएनएन, और इसमें एक्यूरेट प्रिडिक्शन जैसे आप बता रहे हो कि उस तरीके से किया जाता है। तो सर बीएनएन होता क्या है? देखिए, बीएनएन की फुल फॉर्म भृगु नंदी नाड़ी। ओके। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें हम ये बोलते हैं कि जब भी किसी घर में 2 या 2 से ज़्यादा अधिक ग्रह कंजंक्शन में बैठ जाते हैं, कंजंक्शन से मेरा मतलब एक साथ बैठ जाते हैं, ओके। तो ये कुंडली का वो हिस्सा होता है जो चिल्ला चिल्ला कर बोलता है मुझे रीड करो। अब एक बात समझिए, आप एक घर में रहते हैं जिसमें 12 कमरे हैं। ओके। और 12 कमरों में एक एक व्यक्ति रहता है, आपको कोई आवाज़ नहीं आने वाली। हाँ। लेकिन अगर एक कमरे में 3 व्यक्ति घुस गए तो उनकी गॉसिप्स की आवाज़ तो आएगी ना। तो बस ग्रह भी जब आपस में एक साथ बैठ जाते हैं ना, तो उनकी गॉसिप की जो आवाज़ है ना, वो पूरा आप बोलेंगे यूनिवर्स देखता है। कैसे? जो भी एनर्जीज होती हैं, जब भी कोई 2 या 2 से अधिक प्लैनेट एक राशि में, एक घर में कंजक्शन में बैठते हैं, तो वो एनर्जीज को आपके अंदर ट्रांसफॉर्म करते हैं। और जो जातक होता है ना, वो उसके विद रिस्पेक्ट अपनी लाइफ में उसकी वीकनेसेस और उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो केपी एस्ट्रोलॉजी में है, तो एक केपी मेंटर होते हुए बीएनएन को आपने अपनी लाइफ का हिस्सा कैसे बनाया? सो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया, केपी अपने आप में रिलायबल है, मुझे किसी और पद्धति की ज़रूरत भी नहीं है। बट बीएनएन ने ना केपी को और 4 चांद लगा दिए। अच्छा। मेरी केपी की जर्नी को और ज़्यादा एनहेंस कर दिया, क्योंकि कंजंक्शन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, केपी में भी रोल प्ले करती है, बट केपी में जैसा मैंने बताया नंबर्स के आधार पे होता है। बट कोई आए मेरे पास और आके बैठे और कैसा हो, उसे मैं फटाक एकदम सीधा बोलूँ उसको कि भाई बात ऐसी है कि आपके पिता के जीवन में बहुत समस्याएं रही होंगी। कैसा हो, मैं किसी को ये बोल दूं कि आपके पिता किसी आर्मी में रहे होंगे, या ऐसी प्रेडिक्शंस अगर मैं कर दूं, तो सामने वाले को ना बड़ा कनेक्टिविटी फील होती है, वो एकदम रुक जाता है। बीएनएन में ये एक खासियत है कि बीएनएन को अगर आप अच्छे से समझो तो आपके पास बहुत कुछ होता है बोलने के लिए। अच्छा, अगर सर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो बीएनएन वैदिक एस्ट्रोलॉजी से किस तरीके से डिफरेंट है? डिफरेंट नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसी का एक पार्ट है। ओके। बेसिकली वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक बहुत विशाल वृक्ष है, और उस वृक्ष की जो शाखाएं हैं उसमें से एक शाखा आप बोल सकते हैं भृगु नंदी नाड़ी है। अच्छा। तो ये भिन्न तो नहीं है, लेकिन उसी के सिद्धांतों को और ज़्यादा एडवांस तरीके से स्टडी करने का एक पार्ट है। ओके। सर, जैसे कि आप हमेशा से केपी कर रहे थे, लेकिन बीएनएन ने आपकी एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन करने के पर्सपेक्टिव को किस तरीके से बदला? देखिए, पर्सपेक्टिव ऐसे बदला कि जब हम केपी करते थे, किसी ने हमसे आके सिंपल ही क्वेश्चन पूछा कि सर क्या मेरी शादी होगी या नहीं। हमने केपी में देखा और स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर किया, अगर होगी तो कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, नहीं होगी तो क्या कारणवश नहीं होगी। ओके। पर कई बार ना आप जब सीधा उत्तर करते हो ना, तो सामने वाले को लगता है यार कुछ तो मिसिंग है। हाँ। इसको शायद आता नहीं होगा इसलिए उसने बताया नहीं। जबकि बीएनएन सीख करना, आप सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है ना, कि आपके पास इतनी सारी प्रेडिक्शंस होती है ना कि आप बोलते बोलते थक जाओगे, सामने वाला सुनते सुनते नहीं थकेगा। साथ साथ इतनी प्रेडिक्शंस है कि सामने वाला उसको कनेक्ट कर पाएगा।
दिस इज, मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो हर एक पर्सन एक अलग यूनिक चार्ट लेकर आया है, एक यूनिक कॉम्बिनेशन लेकर आया है। बिल्कुल। अगर आप बीएनएन को समझ लें तो आप उसको उसके बारे में बता सकते हो, उसके पिता के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसकी चीज़ों के बारे में। मैं बहुत सिंपल सी चीज़ बोलता हूँ, अगर आपको ये बताना है सामने वाला बोलने में कैसा होगा, सॉफ्ट स्पोकन होगा या उसकी हरियाणवी जैसी खड़ी भाषा होगी जहाँ पे बेचारे प्यार से भी बात करते हैं, तो कई बार लगता है हाँ, लड़ने कि तो नहीं आ बहुत रहे, बोल्ड हैं ये लोग। बहुत बोल्ड है ना। या फिर ऐसा तो नहीं जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करता होगा, ऐसा तो नहीं जो मैनिपुलेटिव बातें करता होगा। तो मर्क्यूरी जो है ना वो कम्युनिकेशन का कारक है। ओके। मर्क्यूरी से जस्ट सेकेंड हाउस में जो प्लैनेट बैठा हो, वो प्लैनेट ये बताता है कि जो पर्सन है उसकी स्पीच कैसी होगी। ये बहुत इजीली कर देता है चीज़ों को। मतलब आप भी अगर नोटिस करें, जो भी ऑडियंस देख भी रही होगी, अगर उनके मर्क्यूरी के अगले घर में शुक्र बैठा हुआ है तो ये लोग ना बड़े सॉफ्ट स्पोकन, बड़े आराम से बोलने वाले, उनकी आवाज़ बड़ी पतली होती है। मून बैठा है तो भी सॉफ्ट स्पोकन होंगे, लेकिन अगर मार्स बैठा है ना तो ये लोग बड़ी खड़ी भाषा बोलने वाले होंगे। और अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना तो बस फिर ये अब्यूजिव वर्ड्स पे आ जाते हैं, तो फिर इन्हें भी पता नहीं चलता है, थोड़ा गुस्से में एग्रेशंस निकल जाते हैं इन लोगों के। तो बीएनएन ने ना क्या करा, चीज़ों को एक ऐसा वे दे दिया कि अब आपके पास प्रिडिक्शंस करने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, तो सर जैसे कि मर्क्यूरी का आपने बताया, तो मर्क्यूरी कौन से हाउस में होना चाहिए इसमें? मर्क्यूरी किसी भी हाउस में, कहीं भी। मान लेते हैं आपका मर्क्यूरी 10th हाउस में बैठा है, 11th में वीनस बैठ गया। इन माय केस माय मर्क्यूरी इज इन द 10th हाउस और मेरा वीनस 2nd हाउस में बैठा है। तो जनरली मेरे साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, मैं जब भी कॉल पे बात करता हूँ ना तो अक्सर मेरे को आगे से क्या रिप्लाई मिलता है, मैम आप कहाँ से बात कर रहे हैं, या फिर सर से बात हो जाएगी। मैंने कहा भाई मैं सर ही बात कर रहा हूँ, वो मेरी स्पीच ही ऐसी दे दी है ना। तो जब भी मैं कॉल पे बात कर रहा होता हूँ या फिर जो मुझे नहीं जानता है उसको जनरली ऐसा लगता है कॉल पे कोई फीमेल बात कर रही है, क्योंकि वो वीनस है, सॉफ्ट स्पोकन कर देगा, स्पीच ऐसी दे देगा। अगर वहाँ पर मार्स बैठा होता तो एक खड़ी आवाज़, जैसे अमिताभ बच्चन की आवाज़ में दम है ना, ऐसी वॉइस करवा देता है। अच्छा सर, अगर जो नए एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जो बिगनर्स हैं, उनको बीएनएन किस तरीके से इजी और प्रैक्टिकल एक नॉलेज प्रोवाइड करवाता है? देखिए बीएनएन में क्या होता है ना, जैसे मैंने बोला कंजंक्शंस, अगर आप कंजंक्शंस को समझे, दो प्लैनेट्स को समझ ले तो उसकी एनर्जी पता चल जाएगी आपको। एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी का, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, शनि कर्म का कारक है, शनि प्रोफेशन को दिखाता है। अब क्यों दिखाता है, इसके पीछे भी लॉजिक्स हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कोई भी चीज़ बहुत इलॉजिकली ऐसे ही डाल दी हो। देखो जो अंतरिक्ष में शनि है ना, वो सोलर सिस्टम में सबसे लास्ट प्लैनेट बनता है, अगर नेपच्यून, प्लूटो, यूरेनस को कंसिडर ना करें तो सबसे लास्ट होने की वजह से सबसे धीरे गति से चलने वाला ग्रह बन जाता है। साथ साथ शनि जो है, क्योंकि वो धीरे गति से चलता है, इसी वजह से उसको स्लोनेस का कारक माना गया है। पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें धीरे गति से चलती हैं उस सब पर शनि का अधिकार है। शनि काल का कारक माना गया है। अब इन सब चीज़ों की वजह से शनि को प्रोफेशन से भी जोड़ा गया, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो कैसी चीज़ है जो एक रात में नहीं बनेगा, धीरे 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 प्रोग्रेसिव होता चला जाता है। तो शनि को ना कहीं हम प्रोफेशन के कारक से जोड़ते हैं। अब शनि अगर प्रोफेशन है, शनि के साथ मान लेते हैं मंगल बैठ जाए, शनि और मंगल की कंजंक्शन क्या कहती है, जो भी लैंडेड प्रॉपर्टी होती है वो मार्स है, यानी जितने भी जो खेत वगैरह होते हैं, जो फार्म्स होते हैं, यानी वो मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब सोचो, जिसका शनि और मंगल इकट्ठा हो तो हम क्या बोल सकते हैं कि आप लैंड से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं। आपके जीवन में काम बहुत अच्छा चलेगा। आप क्या बोल सकते हो, मंगल किसका कारक है, मंगल कारक है वर्दी का। क्यों? क्योंकि मंगल डॉक्टर को दिखाता है। अच्छा, मंगल आपके, मैंने बताया था ना, जब कोई भारी भरकम शब्द यूज़ करे, यानी लॉयर को भी रिप्रेजेंट करता है मंगल। मंगल कोई भी ऐसी चीज़ जो वर्दी में, मंगल आर्मी ऑफिसर्स को भी रिप्रेजेंट करता है ना। मंगल सिक्योरिटी गार्ड को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ, उनकी भी आवाज़ बहुत भारी होती है सर। आवाज़ भी भारी नहीं, मतलब जनरली वर्दी जिसके पास है वो मंगल है। तो हम ये बोलते हैं कि जहाँ तक वर्दी से रिलेटेड कोई काम करे, ही और शी कुड बी अ डॉक्टर, ही और शी कुड बी अ आर्मी ऑफिसर, ही और शी कुड बी अ पुलिस ऑफिसर। तो ये एनर्जीज इस तरीके से डाइवर्सिफाई होती हैं, एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कर रही है और ये जातक को प्रभाव डालती हैं फिर। ओके, तो सर अगर बीएनएन में हम प्रिडिक्शन करें तो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? देखिए बीएनएन में सबसे ज़रूरी तो कंजंक्शन ही होता है। अगर देखिए वैसे तो बहुत से पर्सपेक्टिव होते हैं, कंजंक्शन होता है, डिग्री होती है, एक हाउस होता है, एक राशि होती है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अगर प्रिडिक्शन करेंगे तो बहुत एक्सीलेंट जाती है।
ओके, तो सर ये बीएनएन में जो प्रिडिक्शंस होती हैं क्या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे होती हैं? डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ टाइम ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है और पूरा डिटेल चाहिए होता है। उसके बाद ही आपके जिस समय आप पैदा हुए थे उस समय पर ग्रहों की युति क्या थी, युति मतलब कंजंक्शन ओके। क्या थी, उसके बिहाफ पे मैंने बताया था ना, जब 2 या 2 से अधिक प्लैनेट एक घर में बैठते हैं वो गॉसिप्स करते हैं तो वो बताता है क्या आपकी वीकनेस है और क्या आपकी स्ट्रेंथ है। तो इसमें ये हमें ध्यान रखना होता है। ओके। अब सर एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, आई थिंक वो ऑडियंस के माइंड में भी आ रहा होगा कि सर एक्यूरेट टाइम ही ज़रूरी होता है फिर थोड़ा ऊपर नीचे का चल जाता है? देखिए चार्ट्स के लिए एक्यूरेट टाइम तो बहुत ज़रूरी होता है, पर बीएनएन में क्या होता है ना कि जब हम खाली D1 चार्ट को रीड कर रहे होते हैं तो वो 2 घंटे तक सेम होता है। अच्छा। तो प्रोबेबिलिटी तो मैं बात नहीं करूँगा यहाँ पर पॉसिबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो हाँ, अगर 2, 4, 5, 10 मिनट ऊपर नीचे भी होता है तो इतना इम्पैक्ट पड़ता नहीं है इन द बीएनएन स्पेशली। सर करियर का डायरेक्शन और जो हमारे बिजनेस या जो भी हम जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसकी डायरेक्शन को बीएनएन किस तरीके से बताता है? एक बहुत अच्छा सवाल है, इसको मैं थोड़ा इस तरीके से बताना चाहूँगा। आजकल जो भी यूथ है, जो भी यंगस्टर्स हैं, जो भी पुराने लोग हैं ना, उनका एक बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि एस्ट्रोलॉजी या बीएनएन या किसी भी पद्धति से अगर वो किसी से पूछने जाते हैं मैं व्यापार करूँ या नौकरी करूँ, मैं क्या करूँ जहाँ पे सफलता मिल जाए, आप बता दो वो कर लूँगा, ये बहुत गलत अप्रोच है। आपकी कुंडली में शनि कर्म का कारक, जैसा मैंने बोला प्रोफेशन का कारक, ये जिसके साथ एसोसिएट होगा आपको उस चीज़ को अपनी लाइफ में इन्हेंस करना है। उस एनर्जी को इन्हेंस करते हुए करियर करेंगे तो चाहे जॉब करो चाहे बिजनेस करो, सफलता आपके कदम चूमेगी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे अब एक जनरली बात बोलता हूँ मैं, किसी का शनि सूर्य इकट्ठा बैठ गया, सैटर्न सन मतलब ये इकट्ठे बैठ गए, या फिर एक त्रिकोण होता है हमारा, ट्राइन होता है बीएनएन में, अगर उसके अंदर भी बैठ गए तो हम जनरली क्या बोलेंगे कि ये जातक क्या खाली बिजनेस ही कर सकता है, क्या ये जातक क्या खाली जॉब ही कर सकता है? नो, हमें बस इतना बोलना है। आपके पास कोई क्लाइंट आके ये बोलता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ लाइफ में, आपने देखा सैटर्न एंड सन का कंजंक्शन है, तो आप उससे पूछो क्या करते हो, उसने बोला नौकरी, बोले किस चीज़ की करते हो, कि मैं कैशियर हूँ, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप उससे पता है क्या बोलोगे कि आपकी जो जर्नी है ना वो अथॉरिटी में है। अगर जॉब करनी है ना अथॉरिटी में जाओ, मैनेजमेंट में जाओ। अगर आप कैश डिपार्टमेंट में कैशियर हो ना तो आप कैशियर में भी देखो, कैश डिपार्टमेंट में भी देखो कि मैनेजमेंट कहाँ पे आता है। उस पोस्ट के लिए आप मेहनत करो, पढ़ाई करो और उस पोस्ट के लिए वापस से प्रिपेयर करके एग्ज़ाम देकर या जैसे भी लेनी है वो पोस्ट लो, क्योंकि आपका जो कर्म है वो आपको अथॉरिटी में, मैनेजमेंट स्किल में ले जाने के लिए बोलता है। देखो मैनेजमेंट और अथॉरिटी क्यों बोली मैंने, सूर्य कारक माना जाता है मैनेजमेंट का। अब सुना तो आपने बहुत जगह होगा, बट आज पहली बार मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ। बिल्कुल सर। सूर्य क्या होता है, पूरे अंतरिक्ष का, सोलर सिस्टम का क्या है, आत्मा है। क्यों? क्योंकि अगर सूर्य एक दिन भी नहीं निकलेगा पूरी दुनिया तबाह है। बिल्कुल। सूर्य जब उदय होता है तो पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, बेसिक साइंस फोटोसिंथेसिस। हाँ सर। परंतु क्या आपको पता है सूर्य की जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, उस फोर्स की वजह से सारे के सारे प्लैनेट्स एक पर्याप्त दूरी पे रहते हैं, कोई भी आपस में कोलैप्स नहीं करता। तो कहीं ना कहीं सूर्य मैनेज ही तो कर रहा है। अगर सूर्य इन चीज़ों को मैनेज ही नहीं करेगा तो सारे ग्रह आपस में टकरा के पूरा हमारा जो सोलर सिस्टम है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी वजह से सूर्य को मैनेजमेंट का कारक माना गया है। हायर अथॉरिटी क्यों? सूर्य सभी को कंट्रोल कर रहा है, सबको लेकर चल रहा है। तो क्या हमारे जो इंडिया, हम अगर जनरली बात करें या फिर हमारे देश की बात करें, तो हमारे देश को कौन चलाता है? गवर्नमेंट। दे आर द डिसीजन मेकर्स। इसीलिए तो सूर्य को गवर्नमेंट से जोड़ा जाता है। ओके। अथॉरिटी किसके पास होती है? गवर्नमेंट के पास। तो इसीलिए तो अथॉरिटी को सूरज से जोड़ा जाता है। एंड दैट इज द रीजन अथॉरिटी फील्ड में जाने के लिए बोलो। अब मान लो किसी का शनि चंद्रमा से कनेक्ट हो जाए, ऐसा व्यक्ति अगर ये सोचे कि वो आराम से घर पे बैठ के काम करेगा, वर्क फ्रॉम होम करेगा, वो जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अच्छा। अब क्या करना है? प्रेडिक्शंस नहीं करनी है। प्रेडिक्शन तो ये बनती है, शनि चंद्रमा किसी का अगर एसोसिएटेड है तो आपकी भविष्यवाणी क्या बनती है? भविष्यवाणी बनती है कि ये व्यक्ति जीवन में बहुत काम बदलेगा। ये भविष्यवाणी हो गई। ठीक है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से देखो, चंद्रमा बदलाव का कारक है। क्यों? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। चंद्रमा बदलाव का कारण होने की वजह से शनि प्रोफेशन है, प्रोफेशन में बदलाव आ गया। अब प्रोफेशन में बदलाव आ रहा है वो भी एक बात है, लेकिन आप प्रोफेशन ही ऐसा करो जिसमें बदलाव इन्वॉल्व हो, जैसे ट्रैवलिंग हो,
एक जगह से दूसरी जगह बदल दी, जैसे कि फील्ड वर्क हो। चंद्रमा पानी का प्रतीक है। अब ऐसा नहीं साइंटिस्टों का मन किया था तो उन्होंने बता दिया था, या फिर एस्ट्रोलॉजर्स का मन किया था तो बता दिया था। देखो कितना लॉजिकल, कितना साइंटिफिकल है। मैं ये बोलता हूँ, आप मेरी बात ना माने, आप जाके विज्ञान की बात सुने। विज्ञान ने 200 साल पहले, 100-200 साल पहले ये बताया कि चंद्रमा की जो ग्रेविटी है पृथ्वी पर पानी को प्रभावित करती है। जब चंद्रमा बढ़ता है तो पूर्णिमा की तरफ जाने की वजह से पृथ्वी में जो पानी होता है वो पीछे घटता है, लेकिन जब चंद्रमा घटता है तो वो ग्रेविटी खींचती है। इससे क्या होता है, पानी का बहाव बढ़ जाता है। इतिहास उठा के देख लेना, जितनी बड़ी बड़ी सुनामी, जितने बड़े बड़े ज्वार भाटे जैसी समस्याएं आई, ये अमावस की तरफ आई हैं। अच्छा। और मैं नहीं, ये तो विज्ञान बोलता है। लेकिन यही फर्क है, जो विज्ञान 100-200 साल पहले बोलता है वही ऋषि मुनि 3000 साल पहले लिख गए कि पृथ्वी पर पानी का प्रतीक चंद्रमा को माना जाता है। बिल्कुल। दिस इज नॉट अ साइंस। इससे बड़ा साइंस क्या होगा? दिस इज अ साइंस। इसीलिए चंद्रमा को पानी का प्रतीक माना जाता है। तो जब तक पानी से संबंधित कोई काम कर ले, लिक्विड से संबंधित कोई काम कर ले, सॉर्टेड है। लेकिन हम प्रेडिक्शंस पे जाते हैं, क्या बोलते हैं, इसका काम बदलता रहेगा। हाँ, उसको बताओ काम बदलेगा, फील्ड वर्क करो। आराम से बैठकर आपका काम चलेगा ही नहीं जब तक फील्ड में नहीं उतरोगे। जॉब कर रहे हो तो फील्ड जॉब करो, बिजनेस कर रहे हो तो ऐसा करो कि जगह जगह जाके आपको मार्केटिंग करनी पड़े या ट्रैवलिंग करनी पड़े। दिस इज हाउ BNN वर्क्स। ओके। सभी एस्ट्रोलॉजर सर सुपरफिशियली बातें करते हैं कि ये होगा वो नहीं होगा, बट क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो कोई नहीं बताता सर। इस पूरे यूनिवर्स के क्रिएटर कौन है? ब्रह्मा जी। बिल्कुल। मैं आप एक बात बताता हूँ, जितना सब कुछ ब्रह्मांड में है उतना ही सब कुछ आपके अंदर है। ओके। जिस प्रकार इस पूरी सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी हैं, तो आपके अंदर भी एक ब्रह्मा बैठा है। इसी वजह से बोलते हैं इंसान ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। और ये बोलना कि आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी, ये किसी को डिमोटिवेट करना, अगर करना ही है तो वो ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष आपको ये बताती है कि अगर किसी की गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है तो क्या उसके भाग्य में है या नहीं, और है तो किस तरीके से वो कर सकता है ताकि मिले, और नहीं है तो उसे सही सलाह देना, भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपना, कि तुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी लेकिन हो सकता है ना तुझे प्रोफेशनली इतनी सक्सेस मिल जाए कि तुझे जरूरत ही ना हो गवर्नमेंट जॉब की। बिल्कुल। दिस इज एस्ट्रोलॉजी। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप इसको तरीके से समझेंगे, यू विल गेट टू नो कि ज्योतिष विद्या इतनी छोटी नहीं है कि खाली भविष्यवाणी तक सीमित हो। एक ऐसी सलाह जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है। यानी आपके अंदर का जो ब्रह्मा है वो कुछ भी कर सकता है। तो सुपरस्टिशियस बातों पे बिलीव मत करो, विश्वास रखना है खुद पे रखो, और ज्योतिष में विश्वास रखना है तो बस इतना कि जो हम ये बोलते हैं ना कि काश मैंने काम ना किया होता तो आज मैं यहाँ होता। बस ज्योतिष इस काश को खत्म करने में आपकी मदद कर सकती है, एक सही डिसीजन लेने में आपकी मदद कर सकती है। लेकिन खुद की जिंदगी की क्रिएटर आप खुद हैं। सो डोंट बिलीव इन दीज सुपरस्टिशियस थिंग्स। सर हम स्टार्टिंग से KP और BNN की बातें कर रहे हैं, तो अगर इन दोनों को प्लस किया जाए या इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो एक प्रेडिक्शन जो होती है वो एक रिफाइंड निकल कर कैसे आती है? बहुत ज़्यादा रिफाइंड निकल के आती है। अब समझते हैं इसे बहुत अच्छे से। देखिए जैसे मैंने बोला कंजंक्शन, तो अब यहाँ पर मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। KP एस्ट्रोलॉजी पे जाने का मेरा मोटिव क्या था। तो देखिए क्या होता है ना अंजलि जी, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि 2 घंटे तक एक ही लगन होती है, और 2 घंटे तक जो प्लैनेट की पोजीशन होती है ना वो बिल्कुल सेम होती है। मान लो किसी का पहले घर में सूर्य बैठा है और वो अभी आया है, तो अगले 2 घंटे तक पहले घर में ही सूर्य रहेगा, चौथे घर में ही चंद्रमा रहेगा। मतलब जो भी जिस समय आप पैदा हुए उस समय की सिचुएशन थी। तो 2 घंटे तक दिन में 2 बार ऐसा होता है, यानी टोटल 4 घंटे ऐसे होते हैं जहां पर आपकी कुंडली एकदम सेम होगी। अच्छा। पर मैं KP पे इसीलिए गया था, मेरा मानना ये था कि 2 घंटे के भीतर जितने बच्चे पैदा होंगे, क्या सबकी डेस्टिनी सेम हो सकती है? हाँ, वही सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला था। इट इज इम्पॉसिबल। हाँ। फिर अगर इसे रिफाइन किया जाए तो मुझे आगे चलकर ये पता चलता है, फिर कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ये भी बोल देते हैं वैदिक वाले कि अरे नहीं, आपका प्लैनेट किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है वो भी मैटर करता है। बिल्कुल। बट सवाल तो फिर वही आता है ना, एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र आते हैं, यानी 120 मिनट की एक लगन होगी, यानी 120 मिनट तक कुंडली सेम होगी, उसमें 2.25 आ रहे हैं और मैं 2.25 को डिवाइड कर दूं तो लगभग 50 से 55 मिनट तक का एक नक्षत्र आता है। तो अब जब 50-55 मिनट का एक नक्षत्र आ रहा है तो
कहानी तो फिर वहीं आ गई ना कि 50-55 मिनट में जितने बच्चे पैदा होंगे, क्या संभव है वो सबकी डेस्टिनी सेव हो? बिल्कुल नहीं सर, ये तो मिनट्स की बात हो रही है, इवन सेकंड्स में भी लोगों की डेस्टिनी चेंज हो जाती है। लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं इंडिया के आपको फिगर्स बता देता हूँ। 1 घंटे के अंदर 2500 से 3500 बच्चे पैदा होते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, समवेयर अराउंड 2700 बच्चे पैदा हुए 1 घंटे के अंदर। 2 घंटे तक लगन सेम थी, 5400 बच्चे पैदा हुए, और दिन में 2 बार सेम स्थिति बनती है तो कितने हुए? लगभग 10,800। एक दिन में 10,800 बच्चे पैदा हुए। क्या उन सबकी डेस्टिनी सेम होगी? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैं केपी पे गया। फिर केपी में हमें पता चलता है कि नक्षत्रों को भी फर्दर डिवाइड किया गया फॉर द सब लॉर्ड लेवल, उप नक्षत्रा लेवल पे, जिसके अंदर छोटे से छोटा 2 मिनट का और बड़े से बड़ा 7-8 मिनट का उप नक्षत्र होता है। फिर भी रिफाइन करना थोड़ा इजी होता है, लेकिन केपी को भी और एनहेंस किया सब लॉर्ड थ्योरी ने, उप नक्षत्रा, जो कि 40 सेकेंड्स के अंदर बदल जाता है। अच्छा, विद इन 40 to 45 सेकेंड्स। अब आप ही बताइए, क्या यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी या 2 घंटे के अंदर क्लैरिटी मिलेगी? ऑफ कोर्स सर, यहाँ 40 सेकंड्स वाले में। इसीलिए मैं केपी पे आया था, और केपी में मैं प्रेडिक्शंस तो बहुत अच्छी होती थी, लेकिन अब केपी में मैंने बीएनएन को कैसे जोड़ा कि जब भी हम केपी में देखते हैं ना, केपी में कस्पल सबलॉर्ड्स या फिर कस्पल सबलॉर्ड हम देखते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले कैलकुलेशंस के हिसाब से। तो मान लो किसी का 7th कस्पल सबलॉर्ड में मैरिज के लिए देख रहा हूँ, बनता है शनि। ओके, शनि किसी ना किसी नक्षत्र में बैठेगा। अब मान लो किसी का शनि बैठ जाए जाकर शुक्र के नक्षत्र में, तो मैं फिर इसको एज अ कंजंक्शन काउंट करता हूं। अब इस व्यक्ति के पार्टनर के लिए हिसाब से सैटर्न एंड वीनस की कंजंक्शन हो गई। अब मैं यहाँ से प्रेडिक्शंस उसको करना शुरू कर देता हूँ। बोलता है अरे तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ। ये तो बिल्कुल सही बात है। प्रेडिक्शन क्या हो सकती है? वीनस वाइफ को रिप्रेजेंट करता है, वीनस मैरिज को रिप्रेजेंट करता है। सैटर्न प्लस वीनस, मैरिज से पहले लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी, मैरिज से पहले लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स थे, क्योंकि शनि प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स, हार्ड वर्क का कारक है ना। शनि बोलता है निरंतर मेहनत कर, मतलब शनि का एक कहावत सुनिए ना, तू कर्म कर फल की चिंता मत कर, वो शनि पे ही लगती है। क्यों? क्योंकि शनि सोलर सिस्टम में सबसे स्लो मूवमेंट की वजह से निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। ओके, एंड दैट इज द रीजन हम बोलते हैं कि ये कंजंक्शन इस तरीके से भी बिल्ड होती है। तो मैंने केपी को जब इससे जोड़कर देखा तो मुझे बड़ा मज़ा आया कि प्लैनेट किस तरीके से रिजल्ट्स दे रहा है। सो ये भी एक तरीका है, आप बहुत ज़्यादा प्रेडिक्शंस दे सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। ओके सर, अगर कोई इंसान बीएनएन सीखना चाहे तो उसके लिए उसका माइंडसेट किस तरीके का होना चाहिए, या क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिससे कि वो बीएनएन सीख सके? बीएनएन सीखने के लिए माइंडसेट होना चाहिए, मुझे करना है। अच्छा, और रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, मुझे ही करना है। ओके, यानी सोच लो, मन बना लो, सीख तो जाओगे, बट माइंड में कभी भी ये डाउट मत लाओ कि मैं सीख पाऊंगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। जस्ट थिंक लाइक दैट। जब एक छोटे बच्चे को, अपने बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, तो क्या आप ये सोचकर स्कूल भेजते हैं अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा पढ़ पाएगा या नहीं, और अगर नहीं पढ़ा तो मेरे पैसे ना खराब हो जाए? नहीं। आप बच्चे को स्कूल भेजते हो ताकि बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बन सके, पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बन सके। बिल्कुल। ज्योतिष विद्या भी तो यही है। ये आपके अंदर आपकी सोचने की क्षमता को बदलती है, ये आपको एक बहुत बेहतर इंसान बनाती है। एक अच्छा ज्योतिष वो नहीं जो खाली प्रेडिक्शंस या काउंसलिंग भी करे। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है टू बी अ गुड लिसनर। ओके, तो एस्ट्रोलॉजी खाली आपको बीएनएन हो या कोई भी पद्धति हो, अगर आपको सीखनी है ना, तो ये सोच के सीखना कि ये नॉलेज मेरी लाइफ को 4 चांद लगा देगी, मेरी लाइफ को इन्हेंस कर देगी। नॉट लाइक दैट कि अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं कर लूँ, तो नो। ओके, बिल्कुल। जैसे आप बच्चा जब बड़ा होता चला जाता है तो वो खुद डिसाइड कर पाता है कि अच्छा मैं ना इस पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा हूँ, मैं साइंस में अच्छा हूँ, मैं साइंस में जाऊँगा, मैं कॉमर्स में अच्छा हूँ, मैं कॉमर्स में जाऊँगा। ऐसे ही जब आप एस्ट्रोलॉजी करना शुरू कर देते हो तो आपको ये पता चल जाता है यार मुझे ना मैरिज में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मैं तो प्रॉपरली मैरिज का कंसल्टेंट बनूंगा। ओके, कि भाई मुझे फाइनेंस में बहुत अच्छे मिल रहे हैं रिजल्ट, मैं फाइनेंशियली कंसल्टेंट बनूंगा एस्ट्रोलॉजी में। तो लेटर ऑन डिसाइड करने वाली चीज़ है। अगर सीखना है तो सिर्फ अपना मन बनाओ और मन पक्का कर लो कि अब तो सीखना है, तो आप अपने आप सीख जाओगे। मतलब एक विल पावर यहाँ पे काम आती है। अगर कोई कॉमन इंसान है तो वो ना बीएनएन के थ्रू अपनी लाइफ के डिसीजन को किस तरीके से सिंप्लीफाई कर सकता है? देखिए, अगर मैं कॉमन इंसान की बात करूं तो मैंने आपको बताया बीएनएन आपको एक तरीका बताती है हाउ टू लिव योर लाइफ। बीएनएन एक तरीका बताती है विच काइंड ऑफ कर्मा
यू शुड डू टू इम्प्रूव योर लाइफ, क्या कर्म करने चाहिए अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। मान लो कोई लाइफ में बहुत परेशान है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं, कोई आपसे आके ये बोले कि यार मेरा लक सपोर्ट नहीं करता है, तो कैसे ऐसे क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, किसी का जुपिटर एंड सैटर्न एक साथ बैठा है। जुपिटर क्या है? जीव कारक, यानी आपको खुद को दर्शाता है। ओके। अब मान लो जुपिटर भाग्य का भी कारक है। अब मान लो किसी को प्रोस्पेरिटी चाहिए, भाग्य चाहिए, पैसा नहीं आ रहा है और शनि के साथ बैठा हुआ है, तो एक कॉमन मैन को ये कैसे हेल्प कर सकता है? टू अंडरस्टैंड द पैटर्न कि भैया सीधी सी बात है, शनि मेहनत का कारक है, बृहस्पति प्रोस्पेरिटी का कारक है। जब तक मेहनत नहीं करोगे आपके जीवन में भाग्योदय नहीं होगा, प्रोस्पेरिटी नहीं आएगी। अब जब तक को ये पता चल गया कि उसको स्पेक्यूलेशन में कुछ नहीं होने वाला, रातों रात पैसा नहीं आने वाला, उसे क्लैरिटी मिल गई, मेहनत करेगा पैसा आ जाएगा। बिल्कुल। कहीं पर कॉम्बिनेशन बन जाए, मान लो जुपिटर वीनस का, वीनस भी वैसे तो पैसों की बात करता है। अब ऐसे लोगों को हम देखते हैं इनके पास पैसा जरूर आ जाता है, कैसे भी, चाहे जल्दी आए चाहे बाद में आ जाता है। परंतु शुक्र जो है लग्जरी का, फाइनेंस का कारक है, और जो बृहस्पति है वो प्रोस्पेरिटी, बरकत, लेकिन गुरु का भी कारक है। तो क्या करो, अब हम एक चीज को ट्रिगर करते हैं ताकि दूसरी चीज ऑटोमेटिक ट्रिगर हो जाए। ओके। अगर वीनस की मैं बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि शादी के बाद भाग्योदय होगा। अच्छा। वीनस मैरिज है ना, वाइफ के साथ अगर ये अच्छे से रहे, वाइफ को अच्छे से रखे, भाग्योदय होगा। अच्छा। दूसरा क्या बोल सकते हैं, पैसा लाना है तो अभी थोड़ी कि भाग्योदय होगा तो पैसा आएगा। हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं गुरु की जितनी सम्मान करे, गुरु की जितनी सेवा करे, उतना पैसा आएगा। अभी हमने गुरु को ट्रिगर किया, वीनस एक्टिवेट हो रहा है, वीनस को ट्रिगर कर रहे थे, गुरु एक्टिवेट हो रहा था। यानी आपको ये पता चल सकता है कि क्या करने से प्रोस्पेरिटी मिलेगी, क्या करने से पैसा आएगा, क्या करने से प्रोफेशनलिज्म आगे बढ़ेगा, और क्या करने से जातक के जीवन में वो सफलताएं पा सकता है। ओके, मतलब सिर्फ ये पता चलता है कि क्या करने से ये हमारी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है, लेकिन करना तो खुद को ही पड़ेगा अल्टीमेटली। करना तो खुद को पड़ेगा, मतलब सीधी सी बात। अब देखो किसी का जुपिटर राहु एक साथ बैठा हुआ है, जुपिटर एंड राहु, बृहस्पति और राहु। अब ये जनरली कुंडली में बोलते हैं गुरु चांडाल दोष बट इसके नाम से बड़ा डराया जाता है। लेकिन समय के साथ लोग नहीं बदले, पर ज्योतिष विद्या के मायने बदल गए हैं। अगर मैं 3-4 हजार साल पहले जब ये विद्या लिखी गई थी तो वाकई में गुरु चांडाल दोष था, क्योंकि ऐसा बोला जाता था जिसकी कुंडली में ये होगा वो अपने गुरु से शिक्षा नहीं अर्जित कर पाएगा। क्योंकि राहु क्या करेगा, राहु ना वहाँ पर जो फिल्टरेशन है वो गलत कर रहा है, वो मतलब कि गुरु की ऊर्जा को खराब कर रहा है। यानी ऐसे लोग गुरु को गालियां बकते थे, ऐसे लोग गुरु से शिक्षा अर्जित नहीं कर पाते थे, नॉलेज नहीं ले पाते थे। और पहले के ज़माने में अगर कोई नॉलेज ना ले पाए तो उसका जीवन तो वैसे ही बेकार है। ज्ञान को बहुत सम्मान मिलता था पहले, और ऐसे में राजघराने के लिए बनी थी पहले ज्योतिष। तो राजघराने में अगर कोई बच्चा अगर ज्ञान ना ले पाए गुरुकुल जाके, तो ये तो बहुत नेगेटिव चीज़ हो जाती थी, है ना। एंड आज के दौर में देखो, आज भी लोग गुरु चांडाल बोलते हैं, बट नहीं, राहु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अच्छा। गुरु ज्ञान है। तो अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे ऑनलाइन ज्ञान ले लो, अच्छा, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर लो। राहु पॉइजन है, बृहस्पति ज्ञान है, पॉइजन का ज्ञान ले लो, पॉइजन्स के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, पॉइजन्स की स्टडी कर दो, ऑनलाइन कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करना शुरू कर दो, नॉलेज मिल जाएगी। मायने बदल गए ना अब। पहले मायने अलग थे, पहले नहीं मिलता था जूम सेशन, बिल्कुल, आज जूम सेशन से मिल जाते हैं। पहले के गुरु तो गुरुकुल में ही पढ़ाते थे, बिल्कुल सही। लेकिन आज जूम सेशन में दुनिया के किसी भी गुरु से कनेक्ट हो जाओ। यही डिफरेंस है तब में और अब में, और आपको भी बदलना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आपका पागल ही बना के जाएगा। तो सर जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए, क्योंकि लोग हमारे पॉडकास्ट को इसलिए देख रहे थे कि ताकि उन्हें कुछ सीखने को मिले, तो सर हमारी ऑडियंस में से भी अगर कोई लोग एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि वो भी एस्ट्रोलॉजी करें, तो उनके लिए आप क्या कोई गोल्डन एडवाइस या कोई गोल्डन टिप देना चाहेंगे? डेफिनेटली, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जैसा मैंने अभी बीच में भी बोला था, अगर एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना है तो आपकी जर्नी अच्छी लिसनर बनने से शुरू होनी चाहिए। आपके अंदर पेशेंस होने चाहिए, ये 2 चीज़ें आपके अंदर हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ऑलरेडी एक एस्ट्रोलॉजर बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर को ना सुनना सीखना है। जब कोई परेशान आपके पास आता है ना, तो वो बहुत बातें आपको बताता है। मान लो कोई मेरे पास आके बताए, तो मुझे उसकी बातों को ध्यान से सुनना है। किसी ने आके मुझे बताया कि सर मेरी मैरिज लाइफ, कोई फीमेल आके बोलती है मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करते हैं। अब हस्बैंड इज इक्वल्स टू मार्स,
और उसने बोला कि मेरे हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करते हैं और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें। अब ये सब चीज़ें हैं कहीं ना कहीं वीनस और राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके। तो मुझे पता चला कि कंजंक्शन जो काम कर रही है ना, मार्स राहु वीनस ऐसी कंजंक्शंस काम कर रही हैं। तो मुझे अब उनको उपाय देने के लिए बड़ी सरलता, मैंने कुंडली भी नहीं खोली, उसके बावजूद मैं बातें सुनकर ये पता लगा पा रहा हूँ कि क्या कंजंक्शन इनके चार्ट में होगी। तो अगर आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना है, यू हैव टू बिकम अ गुड लिसनर फर्स्ट, और सेकेंडली एस्ट्रोलॉजी को खाली भविष्यवाणी की विद्या समझना छोड़ दो। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी सलाह है जो किसी की ज़िंदगी बदल सकती है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजर को अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, लोगों की ज़िंदगी संवारना चाहते हो, तो शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें। अगर कोई आपके पास आता है ना मुंह लटका कर, तो वो इतना खुश होकर जाना चाहिए कि उसे ऐसा लगे उसने दुनिया जीत ली है। यही एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर की पहचान है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आज का पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वो रही हमारी बीएनएन को लेके, क्योंकि बीएनएन के बारे में आपने इतने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के सारे डाउट्स जो थे मेरे और हमारी ऑडियंस के सबको क्लियर कर दिया। आई होप हमारी ऑडियंस को आज के इस ऑकल्ट के पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बीएनएन के बारे में हमने बहुत बातें करी, सर ने भी बीएनएन के बारे में बहुत कुछ अच्छे से समझाया। अगर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और ऑकल्ट की ऐसी ही अपडेट्स आपको लेनी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच।